ठीक है, अब देखो अभी क्या देखा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर देखो 3 स्टेक होल्डर्स, ये देखो ये जब इवॉल्व हुआ था, कंसेप्ट वाइल इवॉल्विंग, समझा क्या भाई, ये गवर्नेंस का कंसेप्ट जब इवॉल्व हो रहा था तो कैसा मॉडल था, समझा क्या। और उससे भी प्री की बात करें, उससे भी पहले ऐसा कुछ मॉडल था। ये देखो, ये है ठीक, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, ये है गवर्नमेंट, ये है मार्केट, और ये है एनजीओस, या फिर जिसको हम सिविल सोसाइटी बोल दे रहे थे, समझा क्या, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, समझा क्या। और ये मॉडर्न कंसेप्ट है, कंटेम्पररी वाला, कंटेम्पररी है ये, ठीक ठीक। ये है आपका, ये है गवर्नमेंट, ये है मार्केट, और ये वही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एनजीओज ले लो, ये हो गए, ठीक है ना। ये है, ये प्रेजेंट मॉडल है, ये कंटेम्पररी बोल लो इसको, प्रेजेंट मॉडल है ये, ठीक, प्रेजेंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है कि नहीं है। प्रेजेंट जो कंटेम्पररी कंसेप्ट, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, ये ज्यादा इंक्लाइंड था काहे की तरफ, पावर और अथॉरिटीज को यूज करने की तरफ, समझ गया। मोर फोकस्ड कहाँ पे है, मोर फोकस्ड इन एक्सरसाइजिंग क्या, अथॉरिटीज, समझा क्या। यहाँ पर मोर फोकस काहे पे होता है, मोर फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, समझा क्या। यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर इक्वल रोल होता है सबका, इक्वल रोल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, गवर्नमेंट रोल ज्यादा होता है, तभी तो लिखा है कि एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी पे ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक अप्रोच दिख रही है हमको, मैक्सिमम गवर्नमेंट है ना, बट गवर्नेंस कम है, मिनिमम गवर्नेंस है ना। यहाँ पे गवर्नेंस कम रहता है क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बताया था मैंने आपको, करप्शन, रेड टेपिज्म, ये सब डोमिनेट करता है, तो गवर्नेंस पे तो ज्यादा फोकस नहीं होता है। काय पे फोकस होता है, ये फोकस होता है आपका मैक्सिमम गवर्नमेंट, ठीक। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो मिनिमम गवर्नमेंट है, मिनिमम गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस है ना। यहाँ पर ये अप्रोच फॉलो की जाती है, क्लियर है, यहाँ पे ये अप्रोच ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ये वाला जो कंसेप्ट है, पुराना वाला कंसेप्ट, पुराना वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर उस पर फोकस करता है, मतलब गवर्नमेंट का काम है सिर्फ सर्विस डिलीवरी करना, वो करेगी, और आपका राइट नहीं होता है ये, जैसे कि मान लो कि भाई आज बच्चों का राइट है ना, राइट टू एजुकेशन राइट होता है, और पहले क्या बोल रहा था कि भाई ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये सब चीज देनी है कि नहीं देना, मतलब आप सिर्फ क्या हो, यहाँ पर सिटीजन्स को क्या माना जाता है, सिटीजन्स को यहाँ पर माना जाता है वो सिर्फ पैसिव रिसीवर है ना, पैसिव रिसीवर है, जो आपको दे दिया जाता है बस वही आप ले सकते हो, उतने में ही आप संतुष्ट रहो। लेकिन कंटेम्प्रेरी समय में क्या होता है, भाई आप पैसिव रिसीवर नहीं हो, ये आपका अधिकार है, आपका राइट है, अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो आप ये सब चीजें ले सकते हो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिटीजन्स को कैसा देखा जाता है, सिटीजन्स को देखा जाता है कि वो क्या है, एक्टिव है, समझ में गए, एक्टिव रिसीवर है, एक्टिव रिसीवर
ऑफ सर्विसेज, यहां भी क्या आएगा, ऑफ सर्विसेज, एक्टिव रिसीवर ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर शेयर्ड गवर्नेंस है, ऐसे लिखो यहाँ पे शेयर्ड गवर्नेंस यहाँ पे होती है। शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही सर्विस नहीं दे रही है आपको, सिटीजन को, गवर्नमेंट भी इक्वल रोल प्ले कर रही है, सिविल सोसाइटी एनजीओज भी आपको सर्विस दे रहे हैं, मार्केट भी आपको बराबर सर्विस दे रही है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने आप को सबके साथ पावर को शेयर कर लिया, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे लिखो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। और यहां पर क्या था, पावर इज मोस्टली कंसंट्रेटेड विथ गवर्नमेंट, है ना? क्लियर है? तो जब गुड गवर्नेंस का बारे में आया तो ये सब फीचर आप बता सकते हो कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना? और ये सिंपली गवर्नेंस ही है, समझा क्या? अगर आपसे गवर्नेंस गुड गवर्नेंस पूछे तो यही बोलोगे आप कि भाई ये गवर्नेंस है, ये गुड गवर्नेंस। प्लस आपसे पूछे कि गवर्नेंस में ही पुराना अप्रोच क्या था, नया अप्रोच क्या था, तो आप समझ जाना कि हाँ पुराना ये था, नया ये था, ठीक है ना? नया ये है, पुराना ये, ठीक है? क्लियर है ये बात? बोलो। अब एक चीज समझो, यहां पे समझो, ये है गवर्नेंस, सारा गवर्नेंस गुड नहीं होता है, तो इसको ले लेते हैं, ये है गुड गवर्नेंस, समझा क्या? और इसी के अंदर एक और आता है आपका जिसको बोलते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस, वो एथिक्स के टॉपिक में देखेंगे, समझा क्या? कि भाई एथिक्स इन गवर्नेंस क्या है। उसके पहले एक चीज और देख सकते हो, गुड गवर्नेंस के साथ साथ यहाँ पे समझो, ये है ये गुड गवर्नेंस, और ये है इफेक्टिव गवर्नेंस, और ये है एथिक्स इन गवर्नेंस। समझा कि सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब हमको समझना क्या है कि गुड गवर्नेंस क्या है। भाई गवर्नेंस समझ लिया, अब गुड गवर्नेंस देखना पड़ेगा आप, ठीक है? यहां तक क्लियर है? गवर्नेंस का कंसेप्ट क्लियर? प्रशंसा लेफ्ट हो गई है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट समझना है गुड गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस तो समझ लिया, आप समझते हैं गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक? अब ये गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? अब देखो एक चीज समझना, इधर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ ले रहा हूं मैं गवर्नेंस, एक तरफ ले रहा हूं मैं गुड गवर्नेंस, है ना? दोनों में फर्क समझा रहा हूँ आपको क्या है, ठीक है ना? अच्छे से समझ लेना, नहीं एथिक्स तो आपका रखा रह जाएगा, ठीक है ना? अब देखो गवर्नेंस एक न्यूट्रल कंसेप्ट होता है ना? ये न्यूट्रल कंसेप्ट, गवर्नेंस एक न्यूट्रल कंसेप्ट होने का मतलब क्या होता है, ये क्वालिटी को नहीं इंडिकेट करता, है ना? यहां पर क्वालिटी हमको नहीं समझ में आती, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, समझा क्या? यहाँ पे हमको क्वालिटी नहीं पता चलती भाई, ये एक न्यूट्रल कंसेप्ट है। गवर्नेंस का मतलब अभी कुछ एग्जांपल दे करके आपको बताऊंगा कि भाई हाँ ये गवर्नेंस है, मतलब लेकिन ये क्या है, एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमको ये न्यूट्रल नहीं है, समझा क्या ना? ये न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है, इसमें कुछ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, प्रीफिक्स क्या है, गुड है, समझा क्या? तो ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी है, ठीक है ना? ये कुछ बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपको क्वालिटी, इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है? यहाँ पर क्वालिटी ऑफ डिसीजन है, ये चीज समझना है आप, समझ में क्या ना? क्लियर है? यहाँ पर कुछ क्वालिटी नजर आएंगी आपको, ये चीज समझ लेना, पहली बात बता दो। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं,
पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यूज एसोसिएटेड है इसमें, वैल्यूज आर एसोसिएटेड विथ इट, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, समझ में क्या, ये सब इसमें ज्यादा मायने रखती हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो वैल्यूज है ना, ये सब डोमिनेट करती हैं गुड गवर्नेंस, समझा क्या। और ये क्या होता है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट है, डायनामिक कंसेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल समझो, फूड सब्सिडी देना सरकार का काम है, ठीक है ना, तो भाई वो बस दे रही है सब्सिडी और आप ले रहे हो, उससे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि गवर्नेंस है, कि गवर्नेंस मतलब सर्विस डिलीवरी सरकार कर रही है, बस इतना समझ लो। अब गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे, गुड गवर्नेंस हम उसको बोलेंगे कि फूड सब्सिडी दे तो रही है बट उस पर ट्रांसपेरेंसी है पूरी तरीके से, अगर वो चीजें प्रॉपर तरीके से कहीं पहुंच नहीं पा रही तो उसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको अकाउंटेबल ठहराना, समझ में क्या। तो ये देखो इसमें क्या कर गया, वही सर्विस वही चीज है बट इसमें कुछ वैल्यूज ऐड हो गए, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए, जिसके कारण इसमें कुछ प्रीफिक्स जुड़ गया, समझा क्या, जिसके कारण इसकी क्वालिटी, अब हम बात करेंगे आउटकम ओरिएंटेड की बात करने लगेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलने लगेंगे कि ये गुड गवर्नेंस है। इसमें क्या क्या 8 चीजें अभी बताऊंगा, वो सारे फीचर्स आने लगते हैं तब हम उसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं, समझा क्या। प्लस इसमें क्या होता है, इसमें समझना, ये वाला इधर नहीं लिख रहा हूँ, ये इसी का पार्ट है, ठीक है ना। इसका पार्ट क्या है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट रहता है, डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक कंसेप्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो गुड मैं बोला, एक तो ये गुड वेरी करेगा, है ना, वेरी करेगा टाइम टू टाइम भी, टाइम टू टाइम, कल के लिए ये अच्छा था, समझा क्या, कल ये गुड था लेकिन आज ये गुड नहीं है, समझा क्या, आज हमको और आगे बढ़ना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये डायनामिक कंसेप्ट है। और दूसरा रीजन टू रीजन, अभी बताया केरल के लिए गुड गवर्नेंस अलग हो सकता है, महाराष्ट्र के लिए अलग हो सकता है, महाराष्ट्र गुजरात के लिए इकोनॉमिक मॉडल गुड गवर्नेंस है, उसमें वो कुछ भी करेंगे तो वो उनके लिए गुड गवर्नेंस होगा। केरल हेल्थ में अच्छा करता है इसलिए वो उसके लिए गुड गवर्नेंस है। तो ये क्या है, डायनामिक कंसेप्ट है, क्यों है देख लिया, बहुत कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी दोनों में ही हम बोल सकते हैं कि भाई ये डायनामिक कंसेप्ट। दूसरा क्या बोलना है, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, देयर इज मच सब्जेक्टिविटी, इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी होने का मतलब क्या होता है भाई, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती हैं, इम्प्लाइड मीनिंग बहुत होता है, बहुत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग मतलब बहुत सी सारी इम्प्लाइड मीनिंग रहती है इनडायरेक्ट रूप से, समझना क्या ना। तो भाई ये है गुड गवर्नेंस, समझना क्या। अब एक चीज समझना है आपको, देखो यूएन है ना, यूएन ने 8 कैरेक्टरिस्टिक बताई है गुड गवर्नेंस, यूएन रिकॉग्नाइज्ड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है गुड गवर्नेंस। अब वो क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 चीज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 8 कोने में मैं लिख रहा हूँ क्या, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल है तो गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में आती, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ठीक। नेक्स्ट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट ऐसा माहौल बनाती है और खुद भी फॉलो करती है रूल ऑफ लॉ को, फॉलोज रूल ऑफ लॉ, समझा क्या। गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्टिसिपेटिव होगी। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हो उनमें कंसेंसस हो, मतलब कंसेंसस ओरिएंटेड, ठीक। ये 8 चीजें बताई है, बोले कि ये अगर आपके देश में दिखती है तो आपके यहाँ गुड गवर्नेंस फॉलो हो रहा है, समझा कि ये 8 चीजें हैं, आप इनको बना करके याद कर लो, रट्टा मार लेना इसको।
गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, समझ में क्या ना, गुड मतलब वेरी करेगा, सब्जेक्टिविटी है, ध्यान में रखना ये बात, समझ में क्या। समझ में आ गई बात। आप देखो यहां पे जब मैं बोल रहा हूं पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सारे सेक्शन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो भी आपके सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्टिसिपेशन हो। बोला ना स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, तो स्टेक होल्डर्स में जितने भी सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो उनका पार्टिसिपेशन हो, काहे में, उनका पार्टिसिपेशन हो काहे में, गुड गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये काहे की बात कर रहा है, ये इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है, किसी को भी छोड़ने की बात नहीं कर रहा, सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना, ये जो कंसेप्ट है उसी को लेकर के ये चलता है। तो भाई हाँ, ये इस कंसेप्ट के आधार पर ही है, समझ में गया। क्योंकि अगर देखो एक अगर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होता है तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता है, सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, समझ में गया, ऑल सिटीजन्स, समझ में गया। काहे के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है, टू टेक पार्ट इन, टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटर करने में, समझा कि इन सब में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है कौन, एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट जो होती है, समझा क्या। तो पार्टिसिपेशन का वहां पे जो टर्म लिखा था उसका मतलब क्लियर है, पार्टिसिपेशन का मतलब। नेक्स्ट देखो पार्टिसिपेशन समझिए। अब बोल रहे हैं कंसेंसस ओरिएंटेड, क्या मतलब क्या होता है कंसेंसस ओरिएंटेड, वहां पे समझा तो उसका मतलब समझो क्या है। कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब क्या है, देखो जो एक गुड गवर्नेंस होगी, है ना, जो गुड गवर्नेंस होगा वो क्या चाहेगा कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जो भी सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्ट है उनमें क्या हो, मीडिएशन हो, है ना, ये क्या इंश्योर करके चलता है, रिक्वायर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स, समझ में क्या, जितने भी डिफरेंट इंटरेस्ट हैं सोसाइटी के, है ना, डिफरेंट इंटरेस्ट मतलब सोसाइटी होता है, अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। प्रेशर ग्रुप का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए तो सरकार से काम करता है। एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट अलग है, जो एमएसएमई सेक्टर है उनके इंटरेस्ट अलग है, तो डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ दिस सोसाइटी, है ना, उनके बीच में क्या करेगा, मीडिएशन की बात करेगा। मीडिएशन मतलब सबको साथ में लेकर के चलना, मतलब कोई नाराज ना रहे, तो सबको ही सबके हित में ही काम करना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंसेंसस ओरिएंटेड, समझा क्या। तो मतलब क्या बोलूं मैं, इस ये क्या क्या इंक्लूड करता है, मतलब अगर मैं बोलूं ब्रॉडली कंसेंसस इंक्लूड्स, किस चीज को इंक्लूड करता है ये, तो मतलब जो भी बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो सके पूरी कम्युनिटी का, है ना, तो भाई ये यही इंटरेस्ट कर देगा ना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ होल कम्युनिटी, ठीक है, कि भाई क्या होता है एक बेस्ट, हम एक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ होल कम्युनिटी को कैसे इंश्योर कर सकें, ये चीज को ध्यान में रखना क्या है, कंसेंसस बेस्ड और अप्रोच ही होगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसको अचीव कैसे करेंगे, हाउ दिस कैन बी अचीव्ड, ये भी कंसेंसस में ही इंक्लूड होगा, समझ में क्या। प्लस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, भाई एक बात बताओ, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाओगे काहे के लिए, फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए कि नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स का उनके बीच में मीडिएशन होना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, समझ में क्या। प्लस अगर आप चाहते हो कि कैसे इन गोल्स को अचीव करें, हाउ टू अचीव दीज गोल्स, है ना, आप ये चाहते हो कि इनको कैसे अचीव करें, उसके लिए भी आपको सबका कंसेंसस चाहिए कि नहीं चाहिए, तब आप बेटर तरीके से इस पर काम कर पाओगे, बेटर तरीके से इन पर इंटीग्रेशन कर पाओगे, समझा क्या।
नेक्स्ट क्या देखना है आपको, दो टर्म देख लिया। नेक्स्ट लिखा था उसमें रूल ऑफ लॉ का मतलब, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भाई आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो, फेयर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उनको इम्पार्शियलिटी से कोई भी पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियल मैनर में उनका एनफोर्समेंट कराओ, यही तो रूल ऑफ लॉ बोलते हैं हम, समझा क्या। और ये है तो भाई गुड गवर्नेंस है। मतलब देखो एक गुड गवर्नेंस का क्या चाहिए, एक गुड गवर्नेंस क्या रिक्वायरमेंट होती है इसको, गुड गवर्नमेंट क्या रिक्वायर करता है, फेयर लीगल फ्रेमवर्क, that are ensured impartially। ठीक, मतलब ये रूल ऑफ लॉ क्यों जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी होती है, रिक्वायर्स क्या, कि पूरे ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो, समझ में क्या, रिक्वायर्स फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सारे राइट्स सबके बने रहे, इसलिए भी तो रूल ऑफ लॉ जरूरी हो जाता है ना, रिक्वायर्स फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसमें भी पर्टिकुलरली किसको, जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, समझना क्या, वल्नरेबल सेक्शन को, माइनॉरिटीज को, क्लियर, इनको बोलते हैं। प्लस प्रोटेक्शन टू लीगल एंटिटीज, लीगल एंटिटीज मतलब जो कंपनीज वगैरह होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको भी अगर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब, आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है तो ये तो आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगी। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हम क्या चाहिए, रूल ऑफ लॉ को अगर स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, समझा क्या, ये चाहिए हमको, प्लस इम्पार्शियल पुलिस, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो, जो पुलिस को इंक्लूड कर लेती है ना, ताकि वो एनफोर्स करा पाए। अगर ये दोनों ही है तो हम एनफोर्समेंट करा सकते हैं, एनफोर्समेंट कैसा, इम्पार्शियल में, इम्पार्शियल वे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ का जो सेक्शन था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वहां पे लिखा था रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिव देखो, अब एक मैं बताता हूँ, कुछ समझो कंपोनेंट्स ऑफ, एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट होते हैं, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस भी ये कंपोनेंट होता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब वही कोई शिकायत हो तो कोई कुछ कर सके उसको बिना डर के, बिना झिझक के, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, जो भी आप काम करते हो वो सिटीजन ओरिएंटेशन होना चाहिए, सिटीजन ओरिएंटेशन होना चाहिए मतलब सिटीजन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस सिटीजन फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, तब तो हम रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बोलेंगे उसको, सिटीजन फ्रेंडलीनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, टाइमली डिलीवरी करो आप सर्विसेज, तब ना बोलते हैं रेस्पॉन्सिव आदमी है ये, रेस्पॉन्सिव आदमी मतलब अपना समय से टाइम, अपना समय से पूरा काम करता है, मतलब टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। अगर ये सब चीज है तो हम बोलेंगे कि वो एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, अगर वो ये सब चीज प्रोवाइड करती है तो, समझ में क्या, ये थोड़ा सा इसको बोलेंगे हम रेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट की बात कर रहे थे हम, काहे की, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव की बात कर रहे थे। जब ये बोल रहे थे इक्विटेबल मतलब हम इक्वालिटी पर फोकस करेंगे, मतलब कोई भी रिलेटिव डेप्रीवेशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेटिव डेप्रीवेशन, मतलब सारे को साथ में लेकर के चलना है। जैसे कि एसटी कम्युनिटी रिलेटिव डिप्राइव्ड ऑफ हो जाती है ना भाई, वो मेन स्ट्रीम से अलग थलग रह जाते हैं, उनका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई गुड गवर्नेंस का ये फीचर है कि भाई कोई भी वर्ग के लोग पीछे ना रह जाएं, रिलेटिव डेप्रीवेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन, एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वर्ग को पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, ये इसका मतलब है, समझ में क्या। मतलब ये क्या है की बात करता है, सबको सबका अपलिफ्टमेंट की बात करता है, समझा क्या, अपलिफ्टमेंट टू किसको, जो इसको ऑल ही लिखो, अपलिफ्टमेंट टू ऑल, बट उसमें भी मोर फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, मोर फोकस कहाँ पे होगा, वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं,
समझ में? उनको, माइनॉरिटीज को, इनका अपलिफ्टमेंट कराना जरूरी है। समझ में? क्या करना है इसके लिए? अपलिफ्टमेंट कैसे कराएंगे? उनको अपॉर्चुनिटीज दो। अपॉर्चुनिटीज काहे के लिए? ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने आप को और मेंटेन करे अपने वेलबींग को। ठीक, तो ऐसा अगर है तो हम बोलेंगे इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस है वहां पर। समझ में? क्या मतलब वो एक कैरेक्टरिस्टिक है गवर्नेंस का, ये बात थोड़ा सा याद रख लेना है। बोलो, क्लियर है? लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या था इसमें। लास्ट है अपना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब ये है, इफेक्टिव क्या बोलेंगे और एफिशिएंट कब बोलेंगे? मतलब हमारे जो रिसोर्सेस हैं, है ना, हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिल अब ये जो रिसोर्सेस हो सकते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन में जो आप पढ़ते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब आपको पता है ये कोल, पेट्रोलियम, इन सब का बेटर तरीके से यूटिलाइज करना और सस्टेनेबल में यूज करना। समझ में? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, समझ में? इनका ऑप्टिमम डिस्पोजल, ऑप्टिमम डिस्पोजल, समझ में? इन रिसोर्सेस का क्या करना है? सस्टेनेबल यूज में, सस्टेनेबल वे में यूज करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंट। मतलब ये याद रखो कि भाई यहां पर भी फोकस करता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा आप इफेक्टिव हो और आप एफिशिएंट भी हो। समझ में क्या? तो भाई ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। इसके अलावा क्या क्या बच गया? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आप सेपरेट, इसके ऊपर वैसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी के लिए तो आपको 2 लाइन में तो पता ही है ये क्या चीज है। डिटेल क्या है इस पर सेपरेट एक पूरा चैप्टर ही अभी आने वाला है, वहां पर ये सारी चीजें देखेंगे। समझ गए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यहां तक क्लियर है जो मैंने बोला? इक्विटेबल, अच्छा, कंसेंसस वाला ये है। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो, अब एक टर्म और समझ लो, इफेक्टिव गवर्नमेंट क्या होती है? इफेक्टिव गवर्नेंस किसको बोलते हैं? देखो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया था ना अभी। डायग्राम क्या बताया? ये डायग्राम है, क्या था ये था एथिक्स इन गवर्नेंस। समझ में गया? ये क्या था? ये था इफेक्टिव गवर्नमेंट, इफेक्टिव गवर्नेंस। ये था गुड गवर्नेंस और ये था आपका सिंपली गवर्नेंस, है ना? ये टर्म थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अब इफेक्टिव गवर्नेंस क्या है? इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस में 2 चीज होती है। देखो, इफेक्टिव गवर्नेंस में एक तो वो गवर्नेंस जो होगी प्रो पीपल गवर्नेंस होगी, प्रो पीपल गवर्नेंस है, उसके साथ साथ प्रोएक्टिव गवर्नेंस हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव गवर्नेंस। समझा क्या? अब समझना है आपको प्रो पीपल का मतलब क्या है और प्रोएक्टिव का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे समझना, ठीक है? प्रो पीपल मतलब क्या होगा? प्रो पीपल मतलब क्या है कि भाई जो भी काम करे गवर्नमेंट, उसमें जनता का कंफर्ट देखना है। जैसे मान लो कि भाई आप कहीं पे कोई काम करने जाते, जैसे पासपोर्ट पहले बनवाना पड़ता था, तो भाई उसके लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता था ऑफिस का, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई क्लियरिटी नहीं, कुछ भी नहीं पता रहता था। 10 बार चक्कर लगाओ, वो बताते थे हाँ ठीक है ये लेके आओ, ये लेके आओ, आप 10 बार चक्कर लगाते थे, लेके जाते थे, वेरिफिकेशन होता था। बैंक्स में भी यही होता था। लेकिन प्रो पीपल गवर्नेंस में क्या हुआ? प्रो पीपल गवर्नेंस मतलब सब कुछ आपको सिंगल विंडो कर दिया, है ना? सिंगल विंडो कर दिया, मतलब आप नेट पर जाओ, आपको बार बार आने का जरूरत नहीं है, आप वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स देखो,
आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो, सब कुछ आपको कहीं पे जाना, लास्ट में बस वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये क्या कर दिया, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। ये क्या है, प्रो पीपल हो गया कि नहीं, मतलब ये क्या है, सिटीजन सेंट्रिक होना है, सारा गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक होता है, सिटीजन सेंट्रिक। जैसे कि अब देखो, मान लो कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चाहिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप CSC सेंटर पे चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो आपको दुनिया भर का झंझट नहीं, इधर उधर तामझाम करने का जरूरत नहीं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट खुद से ही क्या करे, रेस्पॉन्ड करे, समझ में, अपने से ही एक्टिव हो। प्रोएक्टिव का मतलब पता है ना, जैसे कि मान लो आप कोई चीज देखो, आप समझो, मैंने यहाँ पे क्या बताया, गुड गवर्नेंस है तो कोई जरूरी नहीं इफेक्टिव गवर्नेंस। यहाँ पे समझना, ये है गुड गवर्नेंस और ये है इफेक्टिव गवर्नेंस। मतलब क्या है, हर गुड गवर्नेंस क्या इफेक्टिव गवर्नेंस है तो नहीं, लेकिन हर इफेक्टिव गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है तो हाँ बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, आप आरटीआई है, आरटीआई में क्या करती है सरकार, बोलती है कि भाई ठीक है, गुड गवर्नेंस का भी हमने देखा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है आरटीआई के थ्रू। आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ लो सरकार से, आपको बता देगी, तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब गुड गवर्नमेंट है वो। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद से ही, आप डिमांड भी नहीं कर रहे हो, है ना, और वो खुद से ही सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है, जैसे मन की बात हो गई, सिटीजन चार्टर हो गई, यहाँ पर खुद से ही बता रहे हैं। आरटीआई में भी अगर वो खुद से ही अपने सारे डिस्क्लोज कर दे, आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, समझ में क्या। जैसे कि LGBT के राइट्स हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये राइट्स चाहिए, और सरकार उनको वो राइट्स दे देती है, तो वो एक गुड गवर्नेंट है। लेकिन चलो वो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट को पता है उनकी तकलीफ और वो खुद से ही ऐसा कुछ करने के लिए लेके आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोएक्टिवनेस। तो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होगी और प्रो पीपल गवर्नमेंट होगी। प्रोएक्टिव मतलब खुद के लिए, ये किसके लिए रेफर है, गवर्नमेंट के लिए, खुद के लिए, उसको खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए। और प्रो पीपल तो आपको पता ही है किसके लिए बात कर रहा है, अदर साइड, गवर्नमेंट का जो अदर साइड होता है जिसके लिए वो काम कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, वो अदर साइड हो गया, मतलब प्रो पीपल हो गया। तो उसके प्रो पीपल है अगर, तो उसके लिए जितना कंफर्ट कर दे, प्लस अपने लिए जितना प्रोएक्टिव हो जाए, मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ सामने वाले से मांगे, आप सब कुछ अगर दे रहे हो, तो उन सब चीजों को अगर आप एडवोकेट कर देते हो तो आप प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। तो ये होता है इफेक्टिव गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के बीच का मतलब, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होता है। अब देखो समझो, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, स्ट्रेटेजीज फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, तो देखो, जैसे कि भाई ये है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, उसको क्या किया जाए, रीओरिएंट किया जाए, रीओरिएंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, वो एक स्ट्रेटेजी होती है गुड गवर्नेंस के लिए, है ना। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है उनको रीओरिएंटेशन करो, मतलब रीओरिएंटेशन का मतलब, जैसे कि अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, क्या क्या अप्रोप्रिएट इन्वेस्ट कराना है ताकि ह्यूमन नीड्स को हम फुलफिल कर पाए, समझ में क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, रीओरिएंटेशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, हम सोशल सेफ्टी नेट होते हैं ना, जैसे पेंशन स्कीम्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजों को अगर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं मार्जिनलाइज को, पुअर को, तो वो भी क्या होगा, वो भी स्ट्रेटेजी होगी गुड गवर्नेंस के लिए, समझेगा। प्रोविजन फॉर सोशल सेफ्टी नेट्स, किसके लिए, अमीर लोग तो कर लेंगे, हमको काहे के लिए करना है, फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, हमको जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट और उसकी जो भी मशीनरीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथनिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स, जहां पर चाहिए उसको करो, एप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि भाई पैरालिसिस हो जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए रिफॉर्म जहां पर भी जरूरत है वहां पे करो, समझ में, कहां पर, अब लेजिस्लेचर में करना है जैसे कि पार्लियामेंट में, तो वहां पर भी करो, एडमिनिस्ट्रेशन में करना है वहां पर भी करो, जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स,
जैसे कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, इन सब की जो भी जरूरत है उसको करो आप, समझा क्या। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है जो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाना है आप, है ना, एंगेजमेंट किससे, विथ स्टेक होल्डर्स उसको बढ़ाना है। ये किसके लिए बोल रहा है, स्टेट को विथ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट बढ़ाना, मतलब आपस में 3 विंग है, इनके बीच में क्या हो, कोऑपरेशन एंगेजमेंट बढ़े, समझा क्या, मतलब अलायंस बढ़े, क्लियर है। हाँ, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या, आपको क्या करना है, मार्केट ओरिएंटेड, है ना, जो भी बिजनेस कोऑपरेशन होता है उनके लिए नए नए फ्रेमवर्क तैयार करना है, मतलब इवॉल्विंग न्यू फ्रेमवर्क्स फॉर गवर्नमेंट बिजनेस कोऑपरेशन। तभी तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार इतना सब कुछ करती है, क्यों करती है, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और आपको पता है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये सब इंडिया में आएंगी, और जब ये आएंगी तभी तो जाकर के सोशल अपलिफ्टमेंट और ये सब चीजें होंगे, क्योंकि बिना इकोनॉमी के प्रोग्रेस में किसी का प्रोग्रेस नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसीलिए सरकार इतना सब कुछ करती है। क्लियर है ये बात। ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो हमने देख लिया कि भाई हाँ ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस ला सकते हैं।